सीएम धामी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, अनंत काल तक हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। भू अध्यादेश और यूसीसी पर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कदम। यूसीसी पर गठित कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट। जल्द सीएम धामी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। बोले, उत्तराखंड में बारिश से हुआ नुकसान, आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने के बाद सरकार करेगी नुकसान का आकलन। कांग्रेस राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन। कांग्रेस अध्यक्ष ने की कांग्रेस कार्य समिति की घोषणा। स्थायी आमंत्रित सदस्यों समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश को दिया शामिल। उत्तरकाशी में मौत का मंजर। 28 वर्षों में 17 सड़क हादसे, 17 हादसों में 68 घायल, 330 यात्रियों की मौत। सड़कें लगातार ले रही जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का किया अलर्ट जारी। दून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली के श्रम शक्ति भवन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात। विद्युत परियोजनाओं को लेकर हो रही बातचीत। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली के श्रम शक्ति भवन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली के श्रम शक्ति भवन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात। विद्युत परियोजनाओं को लेकर हो रही बातचीत। खबर दिनेशपुर से, जहां पर महादेव का सबसे प्रिय सावन के महीने का आज 7वां सोमवार है। रामबाग के शिव मंदिर में शिव भक्तों ने भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर हर हर महादेव के जयकारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि 350 साल पुराने शिव मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से अपनी मन्नतें मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और ये जो मंदिर है हमारा, ये बहुत प्राचीन है और 300 साल पुराना है। और यहाँ पर हमारे भक्तगण आ रहे हैं और बेलपत्र, फूल, जल, प्रसाद अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत से और अपनी मनोकामना कर रहे हैं। और यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जितनी भी भक्तगण आ रहे हैं, बड़े श्रद्धालु और बड़े मन से आ रहे हैं, उन सबके लिए मैं मनोकामना करूँगा कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हर हर महादेव। खबर मंगलौर से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हरिद्वार में सीपीओ, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए। मंगलौर में संयुक्त टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए, जिससे ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हुई। बिना हेलमेट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनपद हरिद्वार में अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटना पर लगाम लग सके।
हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराबी की जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा का चलन बिल्कुल मना है। जैसा आप जानते हैं कि एमवी एक्ट के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। खबर अक्सर से, जहां पर लापता एक नाबालिग को हिमाचल प्रदेश से बरामद कर लिया गया है। साथ ही अपहरण के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव से 19 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी घर से रहस्यमय ढंग से लापता हुई थी। इसके बाद परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। परिवार वालों ने खानपुर क्षेत्र के एक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। सर्विलांस की मदद से उन दोनों की जानकारी हिमाचल प्रदेश में मिली। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को बरामद किया। वहीं आरोपी युवक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, मैं लिखती भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दियो। और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्दी यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। वहीं भू कानून पर भी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम काफी आगे बढ़ा दिया और जल्दी इसके परिणाम भी सामने आएंगे। वहीं उन्होंने कानून को लेकर भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है उसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेके अभी तक आप सब चीज़ जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है। और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से, मैं कह सकता हूँ, बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस से पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उपरांत सपा, उपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए 14 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। अब कांग्रेस भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की जनसभा में कुर्सियां खाली दिख रही हैं। और सोशल मीडिया में बागेश्वर में कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकती है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उपरांत, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों के नामांकन किया गया है। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतेह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे।
वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, ये सभी कह रहे हैं, प्रदेश की सभी जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, लेकिन उसमें गंभीरता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई देती है। हमने सबसे पहले अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया। हमने सबसे पहले अपने 188 बूथों पर बूथ पालक, अपने संयोजक, अपने शक्ति केंद्रों के संयोजक, प्रभारी नियुक्त किए। मंडलों पर हमने प्रभारी और काम बांटा है, सभी सांसद और विधायक उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 40 हमारे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रमुखता से काम करना है, जिनकी वहाँ रैलियाँ होनी है, छोटी सभाएं होनी है, नुक्कड़ सभाएं होनी है, ऐसे सभी नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई, क्योंकि ये चुनाव आयोग के लिए आवश्यक होता है कि कौन कौन नेता आपके वहाँ चुनाव में रहने वाले हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से हमारी भी कल सूची जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक हमारे भी हैं। हमारे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, वर्तमान विधायकगण हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग लगा के हमने 40 चारों फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबको स्टार प्रचारक हमने ही बनाया है और उसकी सूची हमने चुनाव आयोग में कल जमा कर दी है और हमारी सूची भी आपके सामने आ गई है और हम पूरे जोश खरोश के साथ बागेश्वर में कार्यकर्ता चुनाव को लड़ेगा। ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उतरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बागेश्वर सीट को जो है ओबीसी की घोषित करवाना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी को इन्होंने ओबीसी सीट घोषित कर दिया है और प्रतापनगर को ओबीसी कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर में अगर ओबीसी सीट घोषित होती है तो उसमें 27% आरक्षण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हें सबको लाभ मिलेगा। तो आज इन लोगों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। और सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, कि बागेश्वर में जो है मिनी सिडकुल बनाया जाए, जिससे लघु उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, तो लोगों को रोजगार का ज़्यादा महत्व मिलेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। जानकारी के अनुसार बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला वोटर हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। सभी राजनीतिक दल बागेश्वर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। तो रैली का सैलाब देखा और जब मैं वहां पर गया था। और सीधे आपको ले चलते अलीगढ़, जहां पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज अद्भुत संगम है, विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को
जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश इस दिश से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। गठन के समय परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्य हुआ था, आज अलीगढ़ की इस पहचान को भी वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, सरदेव बाबू जी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है। और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं, जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था। आज सपना साकार हुआ है और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज। और अलीगढ़ से ये सी तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात लगातार जारी है। जनपद हरिद्वार में बाढ़ ने जमकर अपना कहर बरपाया। किसानों की फसलों के साथ ही आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मौसम बदलने के साथ ही अब वायरल बुखार और डेंगू की संभावना बढ़ने लगी है। जनपद में डेंगू के आगमन से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलौर क्षेत्र के गधारूना
गांव के व्यक्ति की बुखार के चलते मौत हुई। उपचार के दौरान जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी मंगलौर कस्बे में दवाइयों का छिड़काव कर रही है और साफ सफाई करने की अपील की जा रही। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज ही मिली है और इसके डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ टेस्ट हम कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया। साथ ही मलेरिया का भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। इसकी जागरूकता के लिए ये है कि हम खुद भी कई बार टीमें बना के जाते हैं। मैं 2-3 दिन से दौरा भी किया है कई जगह का, और जैसे आपदा के टाइम पे भी था तो हमने लोगों को उनको सजग किया था, बताया था। इसमें नगर पालिका मंगलौर के द्वारा जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है जिले क्षेत्रों में पानी भरा है और जहां ऐसा है हम लगातार जो है कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं, लगातार जो है स्प्रे हो रहा है। और जैसा कि अभी जानकारी हुई है मीडिया के माध्यम से कि गादारोने में कोई डेंगू का मरीज निकला है, मौत हो गई है उसमें। उत्तराखंड में एक बार फिर खाकी दागदार हुई। भले ही पुलिस को एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाएं तब क्या होगा। ऐसा ही एक मामला धम सिंह नगर से सामने आया, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस को दी शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया है। आरोपी पुलिसकर्मी ने 15 अगस्त के दिन घटना को अंजाम दिया। एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कात्याल ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ पत्नी की बहन को पेट्रोल डालकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। तहरीर हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सिपाही के द्वारा, जो कि वर्तमान में बागेश्वर जनपद से निलंबित चल रहे हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, उनके द्वारा अपनी एक साली के ऊपर, उनकी पत्नी से भी उनका विवाद चल रहा है, तथा कथित साली इनकी है, उसके ऊपर जिन्होंने जानलेवा हमला किया था, तो हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया उसमें, और तथा इस अभियोग में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसकी अरेस्टिंग की गई है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने निरकसिया नाले का निरीक्षण किया और एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य आवश्यक है। आबादी के बाद कटाव को देखते हुए प्रोडक्शन वर्क पर प्लान किया जा रहा है। बरसात का मौसम निकल जाने के बाद नाले पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रोडक्शन वर्क शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर नालों की वजह से नुकसान हुआ है, लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य जगह स्थानांतरित किया जाना है। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नदियाँ भर गई हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।